हेलो दोस्तों, फिर से बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच। कल बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का जो निर्णय लिया है वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ है। हाँ, टॉस के बाद रोहित ने बोला कि भाई वो टॉस जीते तो पहले बॉलिंग ही करते, यानी चेस करना प्रेफर करना चाह रहे हैं रोहित। ऐसा तो नहीं पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में यही करना चाह रहे हैं। क्या टॉस जीता, शुरुआत बहुत अच्छी हुई इंडिया की, 2 रन पे 2 विकेट। या कि सबसे प्लस पॉइंट था कि शमी को अपने पहले ओवर में ही विकेट मिल गया। इसके बाद तो बांग्लादेश की टीम ऐसे लड़खड़ाई कि 35 और 5 वो तो 6 भी हो जाते अगर वो उसका कैच नहीं छोड़ता। रोहित ने कैच छोड़ दिया अक्षय पटेल की बॉल पर, क्योंकि हैट्रिक बॉल थी। खैर बाद में काफ़ी उन्होंने ऐसे रिग्रेट किया कि उससे गलती हो गई, क्योंकि वो सिंपल कैच था। तो फील्डिंग की अगर बात करें कल के मैच की, तो बहुत ही ऑर्डिनरी फील्डिंग रही है इंडिया की। खैर वो अपना स्टैंडर्ड सेट कर चुके हैं फील्डिंग में, बहुत अच्छी फील्डिंग है, फील्डिंग कोच स्टाफ अलग से है, लेकिन कल की फील्डिंग बहुत ही ऑर्डिनरी रही। 3-4 चांस छोड़ दिए, अदरवाइज बांग्लादेश तो छोड़े यार 150 के अंदर। खैर कैच तो छूटता ही है, कोई जानबूझ के नहीं छोड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो कैच छोड़ने से स्कोर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बांग्लादेश ने वो फाइटिंग स्कोर कर लिया है 228, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट रहा है कि शमी की वापसी। 14 महीने के बाद शमी की जोरदार वापसी हुई। 5 विकेट हॉल। 5 विकेट हॉल का मतलब है कि किसी प्लेयर जो कि इतने टाइम तक फील्ड से दूर रहे हो, उसका तो कमबैक करे 5 विकेट हॉल के साथ, तो इसका मतलब ये है कि उसका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ होगा। और दूसरी ओर बात करें, फिर से गौतम गंभीर ने अपने फेवरेट हर्षद राणा को उतार दिया मैदान पे। क्या हर्षद राणा का तो यही है कि जो भी डेब्यू करते हैं उसमें 3 विकेट लेते हैं, वो उनका फिक्स है। अब अगले मैच में नहीं पता क्या होगा पाकिस्तान के साथ। पहुंचते वही पहुंच गई टीम जाके 228 और इंडिया को बनाने 229। अब बात ये आ रही थी कि भाई शुरुआत कैसे करें। हाँ, शुरू में 1-2 ओवर दिक्कत हुई। रोहित ने अपना टेम्परामेंट पाने के लिए आगे आके 2-1 शॉट भी खेलना चाहे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। अल्टीमेटली रोहित ने अपना टेम्पो पकड़ लिया और 41-36 बॉल में जाके बना दी 114 की स्ट्राइक रेट से, जो कि बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि रोहित का फॉर्म में रहना का मतलब है कि आप पावर प्ले को डोमिनेट कर रहे हैं। द काइंड ऑफ क्रिकेट रोहित प्लेस इन पावर प्ले, दैट इज अमेजिंग। किसी भी बॉलर को सेटल होने ही नहीं देना है। रोहित का तो सीधा सीधा ही है। अब गिल की बात करें तो गिल का तो वही कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त रही है, बैक टू बैक सेंचुरी। और सबसे प्लस पॉइंट ये रहा है कि वो नॉट आउट गए हैं, यानी कि सेम कॉन्फिडेंस वो अपने पाकिस्तान के मैच में भी कैरी करेंगे। अब बात आते हैं विराट कोहली पे। विराट कोहली का वो बात नहीं दिख रही है विराट कोहली में, जिसके लिए विराट कोहली जाने जाते हैं। वैसे भाई बोला तो ये भी जाता है बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, हो सकता है पाकिस्तान वाले मैच में बहुत अच्छा खेले। और ये भी कहते हैं भाई कि अगर विराट कोहली को जगाना है तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच करा दो, विराट कोहली फॉर्म में आ जाएगा। कल की जो बॉलिंग रही है स्पिन, इंडिया की तरफ से शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन वो विकेट्स बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को नहीं मिले। चाहे वो कुलदीप यादव हो, रविंद्र जडेजा, तो बिल्कुल ही विकेट नहीं मिला उन्हें। अक्षय पटेल के अलावा कोई भी स्पिनर इंडिया का कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया।
हाँ वही, अगर दूसरी तरफ बात करें बांग्लादेश की, तो वहाँ पे स्पिनर्स ने ही कंट्रोल किया मैच को कि वो फाइट कर पाए, चाहे वो मेहंदी हसन मिराज हो, चाहे रियाद हुसैन हो। रियाद हुसैन ने तो बड़ी कमाल की बॉलिंग की, जिसमें कोहली का विकेट और फिर इसके बाद अक्षय पटेल की पहली बॉल पर ही विकेट अपने नेक्स्ट स्पेल में। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि वही कहीं ये मैच फंस तो नहीं गया। अक्षय पटेल के आउट होने के बाद तो एक गंभीर का तो ये क्लियर हो गया कि इन्हें लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए। ये 5 नंबर उन्होंने फिक्स कर दिया अक्षय पटेल के लिए, चैंपियन ट्रॉफी में ऐसे ही चलेंगे 5 नंबर के साथ, अक्षय पटेल के साथ। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटिंग ऑर्डर यही होने वाला है कि राहुल से ऊपर अक्षय पटेल आएंगे राइट हैंड कॉम्बिनेशन को सेटल, लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन को सेटल करने के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अक्षय पटेल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस नंबर पे भी आके। हाँ होता है किसी दिन किसी प्लेयर का वही बॉल, उन्होंने शॉट मारा आड़ा, खड़ी हो गई बॉल, आउट हो गए। और वहीं पे केएल राहुल का कैच छूट जाना, कहीं ये बांग्लादेश ने मैच तो नहीं छोड़ दिया था। इसकी चर्चा तो होगी, क्योंकि अगर केएल राहुल 9 रन पे वो आउट हो जाते, बहुत सिंपल कैच था, सीधा हाथ में गया था, हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर वो सीधा कैच ले लिया जाता तो भारत कहाँ स्टैंड करता। भाई मैच तो बहुत तगड़े तरीके से फंस गया अगर राहुल आउट हो जाता। यार इंडिया की बॉलिंग लाइनअप रही, बैटिंग लाइनअप है आगे 8 नंबर तक है भाई, इसीलिए वो खिलाते हैं 8 नंबर तक बैटिंग, जिससे खुल के खेले। लेकिन क्या राहुल 9 पे आउट हो जाते तो क्या अगले मैच में ऋषभ पंत को मौका मिलता? खैर ये तो इफ एंड बट्स वाली बात है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन भाई क्या कमाल की बैटिंग की है गिल ने। वाइस कैप्टन उन्होंने प्रूव कर दिया है कि क्यों सेलेक्टर्स को उन पे ट्रस्ट है। भाई वाइड बॉल का तो वो प्लेयर है, वो 60 प्लस की एवरेज के हिसाब से रन बनाना मामूली खेल नहीं है। कंसिस्टेंसी देखिए, बैक टू बैक सेंचुरी। इंग्लैंड के मैच, इंग्लैंड वाले जो सीरीज रही है उसमें भी मैन ऑफ द सीरीज। ये खैर अच्छी साइन है इंडिया के लिए कि गिल अपने कंसिस्टेंट फॉर्म में है। अय्यर ठीक है, अय्यर आए, अय्यर चले गए। हाँ एक इनिंग्स हम उन्हें जज नहीं कर सकते, खैर उन्होंने इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ अच्छा खेला, इम्पैक्ट प्लेयर है, अगर खड़ा रहता है तो भाई स्कोर बोर्ड चलता रहता है। हम फिर लौट फिर के आते हैं, क्या हमारा बैटिंग लाइन वही रहेगा? क्या अक्षय पटेल राहुल के ऊपर खेलेंगे? क्या राहुल इतने नीचे खेलेंगे? अगर राहुल इतने नीचे खेलेंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा? भाई अक्षय पटेल के पास तो ऑप्शंस है ना, वो तो बेटर है, बैटिंग कर लो, बैटिंग नहीं चल रही तो चलो बॉलिंग कर लो। आइडियली चेज जो हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, इंडिया अंडर 40 ओवर्स में ही इस मैच को ख़त्म कर देगा। मतलब जीत 6 विकेट से हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में कसक है कि कहीं केएल राहुल आउट हो जाता तो हम कहाँ खड़े होते। तो ऐसी बात ही है, बांग्लादेश सरप्राइज कर चुका है इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट में। खैर ये तो बात की बात है, जो हुआ नहीं उस पर क्या बात करें। लेकिन फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 3 स्पिनर्स के साथ इंडिया खेली है, उसमें कुलदीप यादव तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं छोड़ पाए। क्या पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव खेलेंगे? क्योंकि स्पिनर्स का बीच में विकेट लेना, अगर विकेट लेते स्पिनर्स तो ये 150 के अंदर ऑल आउट हो जाती बांग्लादेश।
वही फास्ट ने तो अपना काम कर दिया, एक हद तक बुमराह की कमी पूरी कर दी। पावर प्ले में अगर फास्ट आपके जो पेस बॉलर्स हैं अगर 2 विकेट्स निकाल देते हैं तो फिर आपके पास चांसेस रहते हैं पूरे। पावर प्ले में अगर इस आपको पेसर्स 2 विकेट ला के दे रहे हैं तो फिर स्पिनर्स का काम बनता है कि वही बीच का गेम वही चलाए। और इंडिया गया 5 स्पिनर्स के साथ गया है। कल के मैच में देखा जाए तो 2 स्पिनर्स तो विकेट लेस ही रहे एक तरीके से। अब ये क्या कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, स्पेशली अगर मैं बात करूं कुलदीप यादव की। भाई ने तो रखा गया टीम में कि ये विकेट टेकर हैं, तो क्या हम कुछ चेंजेस देख सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? वरुण चक्रवर्ती को मौका मेरे हिसाब से तो एक बनता है, देना चाहिए। खैर ये तो अब 23 तारीख को ही पता चलेगा क्या प्लेइंग इलेवन रहती है। जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट सेम ही रहेगी, क्योंकि जब भी आप पहला मैच जीत जाते हो फिर आप उसी प्लेइंग इलेवन के हिसाब से ही चलते हो, पर अब ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हो अनलेस अनटिल कोई अनफिट ना हो, किसी को कोई इंजरी वगैरह ना हो। खैर इंडिया ने शुरुआत तो कर ली अपनी जीत के साथ। अब अगला मैच पाकिस्तान के लिए स्पेशली डू एंड डाई है। और आज का मैच देखा जाए तो बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच है। क्या दोनों टीमें देखा जाए वनडे में अब अफ़गानिस्तान को कम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। चलो अभी तक में तो यही, मिलते हैं अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के बाद। नमस्कार।